आज तक आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, पर यह कहानी इन कहानियों से बिल्कुल अलग है। ये कहानी उस विषय पर है जिन्हें सुनकर लोगों को विश्वास नहीं होता है। जी हां, ये कहानी एक औरत की पुनर्जन्म की कहानी है, जिसे उसके अपनों ने ही उसे मार दिया था। इस कहानी को सुनकर यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको विश्वास भी हो जाएगा कि आत्माएं होती हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मगर कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे भारत देश के उत्तरी भाग में बने एक छोटे से गांव से, और समय था दिसंबर 1984 का। इस गांव में सुमित्रा नाम के एक महिला रहा करती थी और वो प्रेग्नेंट थी। दिसंबर 1984 में उसकी डिलीवरी हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। सुमित्रा अपने बेटे से बहुत प्यार कर रही थी। पैदा होने के साथ ही सुमित्रा ने अपने बेटे की देखभाल बहुत अच्छे से करनी शुरू कर दी थी। सुमित्रा अपने बेटे को हर टाइम अपनी छाती से बांध कर रखती थी। जब भी वो कहीं बाहर जाती या फिर कोई भी घर का काम करती तो भी वो अपने बेटे को हमेशा छाती से बांध कर रखती थी ताकि वो ज्यादा रोए ना। सुमित्रा जिस गांव में रह रही थी, मतलब जहां पर सुमित्रा की शादी हुई थी, वह गांव कोई खास बड़ा गांव नहीं था। उस गांव के अंदर खाने पीने की भी व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। बिजली तो उस टाइम पर दूर दूर तक उस गांव में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इसके अलावा सुमित्रा के पति को भी अपने काम धंधे के लिए गांव से काफी दूर जाना पड़ता था। घर आते आते वो भी काफी बार लेट हो जाता था। तो कुल मिलाकर सुमित्रा की लाइफ काफी ज्यादा मुश्किलों भरी थी। लेकिन जैसे ही सुमित्रा को यह बच्चा पैदा हुआ तो पहली बार सुमित्रा की जिंदगी बहुत ज्यादा खुश चल रही थी। लेकिन अब 1985 की शुरुआत हो चुकी थी और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ कोई बिजली नहीं थी, और साथ ही वो टाइम था जब गांव की सारी महिलाएं इकट्ठा होकर कुएं से पानी भरकर लाया करती थीं। सुमित्रा भी 1985 के शुरुआती दिनों में अपने बेटे को अपनी छाती से बांधकर और अपने हाथ में बाल्टी लेकर अपने घर से बाहर निकल पड़ी, सीधा कुएं पर जाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो रास्ते में चली तो उसी टाइम पर वो वहीं पर सीधा खड़ी हो गई और सामने कुएं को देखने लगी। उसने तुरंत अपने दोनों हाथों को नीचे किया और तभी उसके हाथों से वो बाल्टी नीचे गिर गई। अब जैसे ही वो बाल्टी नीचे गिरी तो कुएं पर खड़ी उन सभी महिलाओं का ध्यान सुमित्रा की तरफ गया। वो सभी सुमित्रा को देखने लगी कि आखिर इसको क्या हुआ, ये एकदम से ऐसे क्यों खड़ी हो गई। और देखते ही देखते सुमित्रा के हाथ एकदम से ऊपर उठने लगे और उसकी उंगलियों ने इस तरीके से होना शुरू कर दिया कि जैसे पांचों की 5 उंगलियां पीछे की तरफ जा रही है। उसके दोनों हाथ बहुत अजीब रूप से अकड़ रहे थे और ये सारी चीज सामने खड़ी औरतें देख रही थी। वो ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी कि आखिर ये चीज सुमित्रा के साथ क्या हो रही है। ये चीज होता देख कुएं पर खड़ी सारी महिलाएं तुरंत भागकर सुमित्रा के पास आती है, लेकिन वो महिलाएं उसके इतने ज्यादा पास नहीं जाती है कि वो सुमित्रा को टच कर सके। वो औरतें बस उसके पास खड़ी होकर उसको देख रही थीं और इस भीड़ को देखते हुए जो भी लोग गांव में आ जा रहे थे वो भी उस भीड़ में शामिल हो जाते हैं और वो सभी सुमित्रा के हाथों को इस अजीब तरीके से बंद होते हुए देख रहे थे। इसके अलावा सभी की आंखों के सामने ही सुमित्रा ने अपने दांतों से इतनी भयंकर कड़कड़ की आवाज निकालना शुरू कर दी कि उसका बेटा भी रोने लगा। और ये सारी आवाज वहां खड़े सभी लोगों ने सुनी। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद सुमित्रा एकदम शांत हो गई। उसने एकदम से अपने आप का शरीर झटकाया और देखने वाले सोच रहे थे कि आखिर उसके साथ ये क्या हुआ। सुमित्रा इधर उधर देखने लगी कि सामने इतने लोगों की भीड़ क्यों लगी हुई है। उसने लोगों से पूछा कि आखिर क्या हुआ है, तुम सभी मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। लेकिन सामने खड़े हुए लोगों में से किसी ने कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद सुमित्रा वहां से अपने घर वापस चली गई। वो रास्ते में यही सोच रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। उसको भी समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा कि नया नया बच्चा पैदा हुआ है और वो ठीक से सो नहीं पा रही है, इसीलिए चलते चलते उसकी आंख लग गई होगी या फिर कुछ और हुआ होगा। उसने ये चीज घर में किसी को नहीं बताया। लेकिन कुछ हफ्तों बाद सुमित्रा के ससुर सुबह सुबह अपने कमरे से उठकर बाहर की तरफ किचन में जाने लगे, क्योंकि उनको उस टाइम पर चाय पीनी थी। लेकिन जैसे ही वो किचन में गए तो उन्होंने देखा कि सुमित्रा सामने बिल्कुल सावधान की पोजीशन में खड़ी है और उन्होंने देखा कि सुमित्रा के हाथ उठ रहे थे और बहुत अजीब तरीके से आवाज करते हुए उसकी सारी उंगलियों की हड्डियां पीछे की तरफ बंद हो रही थी और बहुत ही अजीब सी आवाज सुमित्रा के मुंह से भी आ रही थी। ये चीज देखते ही वो तुरंत भागकर सुमित्रा के पास गए और उसको पकड़कर हिलाने लगे।
कि आखिर इसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन इस चीज का सुमित्रा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके हाथ फिर से वही अजीब तरीके से बंद हो रहे थे, बल्कि अब की बार तो उसने अपना चेहरा भी ऊपर की तरफ किया और मुंह से भी कड़कड़ की आवाज आ रही थी। इसके अलावा उसकी आंखें भी पीछे की तरफ रोल होकर उसकी आंख सफेद सफेद दिख रही थी। उसके ससुर को भी समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। ये चीज पूरे 10 मिनट तक ससुर के सामने सुमित्रा करती रही और 10 मिनट बाद उसने वापस अपने शरीर को झटकाया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन अभी भी सुमित्रा को याद ही नहीं कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था। अब मई 1985 का समय आ चुका था। पूरे 4 महीने बीत चुके थे इन सब चीजों को होते हुए, और अब ये चीज सुमित्रा को हर रोज हो रहा था। उसके परिवार वाले हर रोज सुमित्रा को यह सब चीज करते हुए देख रहे थे, बल्कि अब तो ये इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि जैसे ही सुमित्रा को वो दौरा पड़ता तो वो बहुत ज्यादा तेज तेज बोलने भी लगी थी। वो कई बार अपनी आवाज धीमी करके ऐसे कुछ बोलती कि सिर्फ मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे ये चीज उसके घर वाले सुनते वो भी परेशान कि आखिर सुमित्रा के साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन इन सब चीजों से परेशान होकर मई में पहली बार गांव के ही एक वैद्य को सुमित्रा को दिखाने के लिए बुलाया गया। तो जैसे यह वैद्य सुमित्रा को देखने के लिए आया तो सुमित्रा अभी भी इस दौरे के अंदर थी। वैद्य ने उसे चेक किया तो यहाँ सब कुछ उसको नॉर्मल दिखाई दे रहा था, सिर्फ यह दौरे पड़ रहे थे। वैद्य को भी अभी तक यह समझ नहीं आया कि आखिर सुमित्रा के साथ यह सब कुछ क्या हो रहा है। अब 16 जुलाई का दिन आ चुका था। अब तक सुमित्रा के सभी घर वालों को इन चीजों की आदत हो चुकी थी कि सुमित्रा के अंदर एक अजीब से दौरे पड़ते हैं, और वो लोग इस चीज के आदी हो चुके थे। लेकिन 16 जुलाई 1985 के दिन दोपहर के टाइम पर जब सुमित्रा अपने किचन में पूरे परिवार के लिए खाना बना रही थी, तब एक बार फिर से वही उसको दौरा पड़ा। ये दौरे की आवाज सुनते ही सारे घर वाले उसको देखने के लिए किचन में जाते हैं। जैसे ही वो लोग किचन में जाते हैं तो उन्होंने देखा कि अब की बार वह कुछ भी ज्यादा तेज नहीं बोल रही थी, सिर्फ सावधान में खड़ी थी, और ना ही उसकी उंगलियां पीछे की तरफ जा रही थी, और ना ही उसके मुंह से कोई कड़कड़ आवाज आ रही थी। सिर्फ वह बोल रही थी कि आने वाले 3 दिनों के अंदर मैं मर जाऊंगी, मैं इस दुनिया से खत्म हो जाऊंगी। तो जैसे यह चीज सामने खड़े सुमित्रा के घर वालों ने सुनी, वह बहुत ज्यादा डर गए। ये चीज बोलते ही सुमित्रा का दौरा वहीं पर खत्म हो गया। वह बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। सामने खड़े अपने घर वालों को देखकर पूछने लगी कि अभी अभी मुझे क्या हुआ था। तब यहाँ सुमित्रा के घर वालों ने उसे बताया कि तुमने कहा है कि आने वाले 3 दिनों के अंदर तुम मर जाओगी। जैसे ये चीज सुमित्रा ने सुनी, उसको विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन इन सब चीजों की वजह से वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी कि उसको अजीब अजीब दौरे पड़ रहे हैं। उसने अपने बेटे का भी देखभाल करना बंद कर दिया था। उसके बच्चे की देखभाल उसकी सास कर रही थी। सुमित्रा के पति ने अपने काम धंधे से छुट्टी ले ली, क्योंकि आने वाले 3 दिन अब सुमित्रा के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले थे। तो फाइनली 19 जुलाई 1985 का दिन आ चुका था। 2 दिन बीत चुके थे। अभी तक सुमित्रा को कुछ नहीं हुआ था, और आज तीसरा दिन था, यानी 19 तारीख थी, और आज के ही दिन सुमित्रा मरने वाली थी। इस दिन पूरे घर वालों को सुमित्रा का बहुत ज्यादा ध्यान रखना था कि उसके साथ कुछ भी अजीब ना हो। वह घर पर ही रहे, सुरक्षित रहे, कहीं बाहर न जाए। सुमित्रा उस दिन सुबह सुबह अपने घर में उठी और उसके सास ने उसको बोल दिया कि आज तुम कोई भी काम नहीं करोगी और पूरा दिन बैठी रहोगी। इस दिन पूरा परिवार बहुत ज्यादा डरा हुआ था। दोपहर का टाइम आ चुका था। दोपहर आराम से निकल गई। दोपहर निकलते निकलते पूरा परिवार अब बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा था कि अब सुमित्रा को कुछ नहीं होगा। अब शाम हो चुकी थी और शाम के खाने की तैयारी सुमित्रा और उसकी सास कर रही थी। तभी सुमित्रा ने अपनी सास से कहा कि मुझे थोड़ी सी बाहर खुली हवा में सांस लेनी है और मैं थोड़ी देर बाहर टहलने जा रही हूँ। अब उसकी सास ने उसे कहा कि ठीक है, तुम बाहर चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही सुमित्रा अपने घर से बाहर गई तो उसने सामने खड़े हुए अपने दोस्त को देखा, उसको हाय हेलो करके अपने पास बुलाया। और जैसे ही उसकी दोस्त सुमित्रा के पास आई, इससे पहले कि कुछ बात हो पाती, और उसी टाइम पर सुमित्रा ने अपने दोनों हाथ नीचे कर लिए और वो सावधान की पोजीशन में अपने दोस्त के सामने खड़ी हो गई। और तभी उसने अपना दोनों हाथ वापस ऊपर उठाया और अपनी हाथों की उंगलियों को पीछे की तरफ करना शुरू कर दिया। उसकी हड्डियां से कड़कड़ की आवाज आ रही थी। उसके मुंह से बहुत ही गहरी डीप वॉइस निकल रही थी। लगातार ऐसी आवाज निकल रही थी जिसके अंदर थोड़ी घबराहट की भी आवाज आ रही थी। ये चीज देखते ही उसकी दोस्त को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी दोस्त कुछ कर पाती।
उससे पहले सुमित्रा ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को पकड़कर बहुत ही अजीब तरीके से अपने चेहरे को हिलाने लगी। चेहरे को पीछे करके उसने दोनों हाथ ऊपर की तरफ किया। हाथों के अंदर से कड़कड़ की आवाज बहुत तेजी से आ रही थी। उसकी दोस्त ने सुमित्रा को पकड़ा और उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। अब धीरे धीरे जो आवाज आ रही थी उसके चेहरे से वो आवाज आना बंद हो गई। सुमित्रा अब बिल्कुल शांत थी। जैसे यह चीज उसकी दोस्त ने देखी, उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चिल्लाहट को सुनकर अंदर से सुमित्रा के सास ससुर बाहर आ गए। सुमित्रा का पति भी अंदर ही था, वो भी बाहर आ गया और सारे आसपास के लोग भी सुमित्रा के चारों ओर इकट्ठा हो गए। सुमित्रा के परिवार वाले उसकी दोस्त से पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ। उसकी दोस्त ने बताया, वही जो नॉर्मल इसको दौरे पड़ते हैं वही दौरा पड़ा था, लेकिन अब ये कुछ बोल नहीं रही है। पहले तो नॉर्मल हो जाया करती थी। अब सुमित्रा के पति ने सुमित्रा को पकड़कर चेक करने लगा कि क्या उसकी सांस चल रही है, लेकिन अब की बार सुमित्रा की सांसें बंद थी और ना ही उसकी हार्ट बीट चल रही थी। ये चीज देखते ही पूरा परिवार एकदम टेंशन में आ गया। उनमें से एक व्यक्ति भागकर सीधा उस वैद्य के पास गया और उस वैद्य को उठाकर सीधा सुमित्रा के पास ले आया। वैद्य ने उसकी हार्ट बीट चेक की, उसके पल्स चेक की और उसने घोषित कर दिया कि सुमित्रा अब मर चुकी है। ये बात सुनते ही पूरा परिवार एकदम टूट गया और वो सारे लोग सुमित्रा के पास बैठकर रोने लगे। अब गांव वाले मिलकर अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे और गांव की जो महिलाएं थीं वो सभी सुमित्रा की लाश की देखभाल कर रही थीं। और आपको भी पता है कि मरे हुए व्यक्ति के शरीर पर तेल वगैरह लगाते हैं और उसको नहलाते भी है। खैर, यही सारे रीति रिवाज अब सुमित्रा के साथ भी किया जा रहे थे। गांव के और लोग लकड़ियों का जुगाड़ कर रहे थे क्योंकि अब जल्दी ही सुमित्रा का अंतिम संस्कार भी किया जाना था। लेकिन यह सारी चीज करते हुए सभी के सभी लोग जो सुमित्रा से जुड़े हुए थे वो सारे लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, सिर्फ एक बात को सोचकर कि सुमित्रा को आखिर कैसे पता था कि उसकी 3 दिनों बाद मौत हो जाएगी। यानी कि 16 तारीख को ही उसने घोषणा कर दी थी कि 19 तारीख को उसकी मौत हो जाएगी। ये चीज सोच सोच कर सभी गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। सभी को डर बहुत ज्यादा लग रहा था। वो सभी समझ चुके थे कि सुमित्रा के ऊपर किसी चीज का साया है और वह साया अब सुमित्रा से निकलकर किसी और के शरीर में घुसेगा और उसका भी यही हाल करेगा। ये सोच सोचकर सभी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। जैसी ही यह सारा काम अभी चल ही रहा था तो गांव की एक महिला जो उसके शरीर के ऊपर तेल लगा रही थी, उसने कुछ नोटिस किया और वो इतनी तेज चिल्लाकर पीछे की तरफ भागी कि सभी महिलाएं उसे ही देख रही थीं कि आखिर उसे क्या हुआ। वह महिला सारी महिला को बताती है कि तुम उसके चेहरे को देखो। तो जैसे ही सारी महिलाओं ने सुमित्रा के चेहरे को देखा, उन सब ने नोटिस किया कि सुमित्रा की आंखें जो अभी बंद है वह अंदर ही अंदर हिल रही है। आंखों की पुतलियां अंदर ही अंदर हिल रही थी। जैसे ही यह चीज महिलाओं ने देखी, वो सारी जोर जोर से चिल्लाने लगी। इनकी आवाज को सुनकर गांव के सारे लोग उस घर में जमा हो गए कि आखिर क्या हुआ है। इससे पहले कि लोग कुछ देख पाते, उतनी ही देर में सुमित्रा ने एकदम से एक गहरी सांस भरी और अपना मुंह खोला। मुंह खोलते ही उसकी आंखें भी खुल गई और एकदम से वह खड़ी हो गई और इधर उधर वो देखने लगी कि आखिर क्या हुआ है। गांव की महिलाएं जो अभी उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही थीं, यह चीज देखते ही वो बहुत ज्यादा डर गई। सुमित्रा जो अभी लाश बनी हुई थी वो अब सबके सामने एकदम हेल्दी खड़ी है और सबसे बात कर रही है। किसी को भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 45 मिनट पहले जिस महिला की डेथ हो चुकी थी वह अब कैसे जिंदा हो गई है। उन लोगों ने तुरंत वैद्य को अपने घर बुलाया। वैद्य ने सुमित्रा के पूरे शरीर को चेक किया और उसने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो भी सोच में था कि जिस महिला को मैंने कुछ देर पहले मृत घोषित किया था अब वो जिंदा कैसे है। सभी अब सुमित्रा को वापस जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। सभी के दिलों के अंदर अब शांति पड़ चुकी थी कि हाँ, सुमित्रा ठीक है। अब जैसे ही यह सब कुछ हुआ तो सुमित्रा के पति ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने अपने पति को दूर धक्का दे मारा और उसको अपने से दूर हटने के लिए कहने लगी कि मेरे पास मत आओ। जैसे ही ये बात सुमित्रा के पति ने सुनी, वह पूछने लगा कि आखिर क्या हुआ है तुम्हें, मैं तो तुम्हारा पति हूं। सुमित्रा ने उसे साफ मना कर दिया कि तुम मेरे पति नहीं हो। इतने में ही वैद्य बीच में आया। उसने सुमित्रा के पति को समझाया कि देखो, अभी अभी सुमित्रा मौत के मुंह से बाहर निकली है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा अपने आप को ठीक करने में। अब वैद्य सुमित्रा को पकड़कर उसके कमरे में लेकर गया
और उसको बेड पर लेटाया। अब सुमित्रा आराम से सो चुकी थी। बाहर आकर उसने सभी परिवार वालों से कहा कि सुबह होते होते सुमित्रा एकदम ठीक हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम लोग भी आराम से जाकर सो जाओ। सुमित्रा के परिवार वाले भी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अब जैसे ही सुबह सुबह सुमित्रा उठी, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। सुमित्रा के हस्बैंड ने उसे बात करने की कोशिश की, मगर सुमित्रा ने फिर से अपने पति को दूर धक्का दे मारा और कहने लगी कि तुम मेरे पति नहीं हो, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा परिवार नहीं है। जैसे ही ये बात सुमित्रा के पति ने सुनी, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। सुमित्रा क्या बोल रही है? वह तुरंत अपने माता पिता को आवाज लगाने लगा। उसके माता पिता सुमित्रा से बात करने की कोशिश करने लगे, लेकिन सुमित्रा ने कुछ नहीं कहा। उन सभी को धक्का देते हुए वह घर से बाहर की तरफ भागने लगी। घर वाले भी सुमित्रा को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगे। तभी सुमित्रा का पति थोड़ा तेज भागकर उसने सुमित्रा का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही सुमित्रा ने झटके से हाथ छुड़ा लिया और ये कहने लगी कि तुम किसी और की पत्नी को ऐसे हाथ क्यों लगा रहे हो? तुम किसी और की पत्नी को अपनी पत्नी क्यों बता रहे हो? जैसे ही यह चीज सुमित्रा के पति ने सुनी, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि अरे तुम क्या बोल रही हो? तुम मेरी पत्नी हो, हमारा एक बेटा भी है। खैर, घर वालों के द्वारा बहुत ज्यादा धक्का करने के बाद सुमित्रा को अपने घर में वापस लेकर आए और पूछने लगे कि क्या हुआ है तुम्हें? तो सुमित्रा ने यहां बताया कि सबसे पहले आप लोग मुझे सुमित्रा सुमित्रा कहकर क्यों बुला रहे हो? मेरा नाम सुमित्रा नहीं है, बल्कि मेरा नाम शिवा है और मेरी बहुत पहले मौत हो चुकी है। मेरी हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि मेरे ही ससुराल वालों ने करी थी। ये बात सुनकर पूरे घर वाले हैरान में की। आखिर ये क्या बोल रही है? सुमित्रा अपना नाम शिवा क्यों बता रही है? किसी को भी अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुमित्रा के साथ क्या हो रहा है। तभी सुमित्रा के पति ने अपने बच्चे को हाथ में लिया, इस उम्मीद में कि क्या पता बच्चे को देखकर इसकी याददाश्त लौट आए या फिर यह जो इसका दौरा चल रहा है ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन उनको इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि दौरा तो बहुत पहले का खत्म हो चुका था। जैसे ही परिवार वालों ने उस बच्चे को गोद में उठाकर सुमित्रा के पास लेकर आए, सुमित्रा ने अपने ही बच्चे को छूने से भी मना कर दिया और यहां सुमित्रा रिंकू और टिंकू का नाम ले रही थी। वो बार बार बोल रही थी कि रिंकू और टिंकू को मेरे पास भेजो। अब आखिर रिंकू और टिंकू कौन थे, इसका पता आपको वीडियो के अंत में लगेगा। इसके बाद सुमित्रा वहां से उठी और अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में जाते ही उसने पेन और पेपर लिया और लेटर लिखना शुरू कर दिया। वह अनजान लोगों को लेटर लिख रही थी, जिसको यह परिवार जानता भी नहीं था, यहां तक कि सुमित्रा भी नहीं जानती थी। वह परिवार वालों से कहती है कि यह लेटर ले जाकर डिलीवर कर दो। परिवार वाले इस बात से हैरान थे कि सुमित्रा कभी स्कूल गए ही नहीं, उसने कभी पढ़ाई लिखाई की ही नहीं, तो वह लेटर कैसे लिख सकती है। इसके अलावा सुमित्रा जो पहले ट्रेडिशनल तरीके से साड़ी बांधती थी, उसने उस तरीके से साड़ी बांधना भी छोड़ दिया था। वह एक अजीब तरीके से साड़ी बांध रही थी। इसके अलावा जिस तरीके से सुमित्रा अपने परिवार वालों से पहले बात करती थी, उस तरीके को भी उसने छोड़ दिया। वो अब एक अलग ही भाषा में पूरे घर वालों से बात कर रही थी। वो बहुत तेज तेज बोल रही थी। इसके अलावा वह पहले जो खाना खाया करती थी, उसने वह खाना भी छोड़ दिया। वह अपने लिए अलग से खाना बनाती और वही खाती। अब पूरे घर वालों को यही लग रहा था कि 45 मिनट के लिए जब सुमित्रा मारी थी, तो हो सकता है सुमित्रा के दिमाग को इस 45 मिनट के अंदर काफी ज्यादा चोट पहुंची है और इस चोट से उभरने में उनको टाइम लगेगा। तो हमें यहां सुमित्रा को थोड़ा टाइम देना चाहिए, उसको अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। अब 3 महीना बीत चुका था उस घटना को हुए। तभी दोपहर के टाइम पर इस घर के दरवाजे पर खटखटाहट हुई और जैसी ही सुमित्रा का पति अपनी जगह से उठकर सीधा दरवाजे पर गया और उसने दरवाजा खोला, तो सामने एक अनजान आदमी को खड़े हुए देखा। उस आदमी को देखते ही उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये आदमी कौन है। इतना बढ़िया सूट बूट डाला हुआ है, नीचे अच्छे जूते डाले हुए हैं और बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी वाला लग रहा है। ये हमारे गांव का तो नहीं लगता, क्योंकि हमारे गांव में तो कोई भी इस तरीके से सूट नहीं पहनता है। इसके अलावा उस आदमी ने अपनी छाती से एक किताब भी लगाकर रखी हुई थी। अब सुमित्रा का पति उस आदमी से पूछने लगा कि हाँ जी, आप कौन? तो यहां उस आदमी ने बहुत ही धीरे आवाज में कहा कि मेरा नाम राम त्रिपाठी है और मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि मुझे पता लगा है कि आपके घर के अंदर एक महिला है
जो बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही है। जैसे ही यह बात सुमित्रा के पति ने सुनी, वह एकदम से कंफ्यूज की। आखिर इस राम त्रिपाठी को कैसे पता लग गया? और दूसरी बात कि राम त्रिपाठी है कौन? इसका हमारे घर से क्या लेना देना है? राम त्रिपाठी बार बार घर के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था कि अंदर उसे कोई दिखाई दे, लेकिन उसे अंदर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि सारे परिवार वाले अपने अपने कमरों में थे। वो बस यहां सुमित्रा के पति को यह बोल रहा था कि मुझे एक बार उस महिला से मिलना है, लेकिन यहां सुमित्रा का पति नहीं चाहता था कि कोई भी अनजान आदमी उसे मिले। खैर, यहां राम त्रिपाठी के इतने प्यार से बोले जाने पर उसने कहा कि ठीक है, मैं सुमित्रा को बुलाता हूं। वह सीधे सुमित्रा के कमरे में गया। उसे जाकर कहने लगा कि कोई राम त्रिपाठी है जो तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। जैसी ही यह बात सुमित्रा ने सुनी, उसके कान एकदम से खड़े हो गए। वह तुरंत अपने बेड से उठी और सीधा अपने कमरे से भागते भागते घर के दरवाजे पर पहुंची, जहां राम त्रिपाठी को देखते ही सुमित्रा सीधा उसके गले से चिपक गई। लेकिन यहां राम त्रिपाठी अभी भी उस किताब को लेकर ऐसे ही खड़ा था। वह यहां सुमित्रा को अपने से दूर हटाने की कोशिश कर रहा था। उसको नहीं पता था कि आखिर यह सुमित्रा कौन है और उसके गले क्यों लग रही है। इस चीज से वह भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। लेकिन सुमित्रा बार बार राम त्रिपाठी से चिपककर उसके कान में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहां राम त्रिपाठी को समझ नहीं आ रही थी। वो उसे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? तुम थोड़ा सा दूर होकर मुझसे बात करो। सुमित्रा ने पहली बार उस राम त्रिपाठी को अपना नाम शिवा बताया, और जैसे ये चीज राम त्रिपाठी ने सुनी, वह एकदम वहीं पर पिघल गया। जैसे ही राम त्रिपाठी ने शिव नाम सुना, वह एकदम से साइड हुआ और बाहर जो दीवार थी, उसे दीवार के साथ लगकर एक चबूतरा बना हुआ था। उसे चबूतरे पर जाकर बैठ गया और पीछे सुमित्रा भी उसके साथ जाकर बैठ गई। उसके पीछे सुमित्रा का पति भी सामने जाकर खड़ा हो गया। अब राम त्रिपाठी ने जो अभी तक वह किताब अपने सीने से लगाकर रखी हुई थी, उसको नीचे की तरफ किया। दरअसल वह कोई किताब नहीं थी, वह असल में एक शादी की एल्बम थी। उसके अंदर एक शादी की सारी फोटो वगैरह लगाई गई थी। अब जैसे ही राम त्रिपाठी ने वह एल्बम खोलना शुरू किया, उसके 2-3 पेज पलटे और सुमित्रा से पूछने लगा कि बताओ यह कौन है। जैसे ही सुमित्रा ने इस फोटो में मौजूद सारे लोगों को देखा, वह एक एक करके सारे नाम गिनवाने लगी। जैसे यह चीज राम त्रिपाठी ने सुनी, वह बहुत ज्यादा हैरान। उसने अगला पेज दिखाया, फिर पूछा कि बताओ यह कौन है। यहां फिर से सुमित्रा ने सारे नाम गिनवाने लगी। सुमित्रा का पति भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। आखिर यह अनजान लोगों को कैसे पहचान रही है? सुमित्रा तो इनसे कभी मिली भी नहीं, मैं भी कभी नहीं मिला, तो आखिर सुमित्रा इन सबको कैसे जानती है? और फाइनली राम त्रिपाठी ने उस एल्बम का एक और पेज पलटा और उस पेज के ऊपर बस एक ही इंसान की फोटो थी। अब राम त्रिपाठी ने सुमित्रा से पूछा कि बताओ यह कौन है। सामने एल्बम पर मौजूद फोटो को देखते ही सुमित्रा बहुत ज्यादा शांत हुई और उसने एकदम से कहा, यह मेरी ननद है और इसी ने मुझे ईंट मारकर मेरी हत्या करी थी। यह कोई और नहीं बल्कि यह मेरे पति की बहन है। जैसी यह चीज राम त्रिपाठी ने सुनी, उसने उस एल्बम को बंद किया और सुमित्रा को गले लगाया और बहुत देर तक लगाकर रखा। सामने खड़ा हुआ सुमित्रा का पति यह सब कुछ देख रहा था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह दोनों कौन है और क्यों एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। मेरी पत्नी सुमित्रा, वह इन सब के अंदर अपना रोल अदा क्यों कर रही? काफी देर तक हग करने के बाद दोनों एक दूसरे को देख देख कर रोने लगे और फाइनली जब उनका यह मिलना मिलाना पूरा हुआ तो उन्होंने सामने खड़े हुए सुमित्रा के पति की तरफ देखा और राम त्रिपाठी ने सुमित्रा के पति को कहा कि चलो एक बार घर के अंदर चलते हैं और मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं कि आखिर यहां चल क्या रहा है। जैसे यह तीनों लोग अंदर गए, अंदर जाकर सुमित्रा के पति का पूरा परिवार एक जगह आ चुके थे और फाइनली राम त्रिपाठी ने सामने बैठकर पूरे परिवार वालों को एक बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी के बारे में बताया। राम त्रिपाठी ने सबसे पहले सुमित्रा के पति के परिवार से पूछा कि क्या आपको पता है कि शिवा कौन है? जिस पर परिवार वालों ने कहा कि नहीं, हम नहीं जानते हैं। उस टाइम पर राम त्रिपाठी ने पूरे परिवार वालों को बताया कि शिवा कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बेटी का नाम था और वो यहां से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर इटावा शहर में रहती थी। राम त्रिपाठी ने बताया कि उसकी बेटी शिवा कॉलेज में पढ़ाई लिखाई कर रही थी और जैसे ही शिवा की पढ़ाई लिखाई पूरी हुई,
राम त्रिपाठी ने एक अच्छा घर देखकर शिवा की शादी कर दी और शादी के बाद शिवा के 2 बच्चे पैदा हुए और इन्हीं दोनों बच्चों का नाम रिंकू और टिंकू है। लेकिन जैसे ही शिवा के दोनों बच्चे पैदा हुए, शिवा के ससुराल वालों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। उसने जाकर अपने पिता राम त्रिपाठी को बताया कि वह इस तरीके से परेशान कर रहे हैं। तो राम त्रिपाठी ने कहा कि तुम वहां मत जाओ। लेकिन अब क्योंकि 2 बच्चे पैदा हुए थे तो शिवा को अपने मायके को छोड़कर वापस ससुराल में जाना पड़ा। जैसे ही वह ससुराल में जाती है तो उसके ससुराल वाले उसको बहुत ज्यादा परेशान करने लगते हैं, साथ ही उसके साथ मारपीट भी करते हैं। उसका पति उसकी बहुत ज्यादा पिटाई कर रहा था और यह चीज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि शिवा के ससुराल वालों ने अब सोच लिया कि वह अब शिवा को निपटा कर ही रहेंगे। 18 मई 1985 का दिन आ चुका था। उस दिन पड़ोसियों ने देखा कि शिवा के ससुराल वाले अपने हाथ में रात के टाइम पर एक अजीब सी भारी सी चीज उठाकर 2-3 लोग अपने घर से बाहर निकले और सीधा घर के पीछे मौजूद रेल लाइन की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही यह चीज पड़ोसियों देखी, उन्होंने पूछा कि आखिर तुम क्या लेकर जा रहे हो। तो यहां पर शिवा के ससुराल वालों ने बताया कि हम शिवा को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। यह कहकर वो वहां से निकल गए और अगले दिन यानी 19 मई 1985 के दिन सुबह सुबह वही की लोकल पुलिस को एक खबर मिली कि यहां शहर की एक रेल लाइन पर महिला की लाश पड़ी हुई है। तो जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची, उन्होंने लाश को अपने कब्जे में लिया और लाश की पहचान करवाने के लिए आसपास में उसकी फोटो दिखाई। वहां के सभी लोगों ने पहचान लिया कि यह तो शिवा है और जैसी इसकी शनाख्त हुई तो शिवा के माता पिता यानी कि राम त्रिपाठी और उसकी पत्नी को भी बुलाया गया और यहां पर सभी को यही लगा कि ट्रेन के नीचे आकर शिवा ने सुसाइड किया है। लेकिन यहां पर कोई भी सबूत नहीं था कि शिवा ने सुसाइड किया है, क्योंकि उस टाइम पर उस पूरी रात में एक भी ट्रेन उस पटरी से गई ही नहीं थी। तो आखिर शिवा सुसाइड कैसे कर सकती थी? उसने सीधा वह लेटर लिखकर अपने पिता राम त्रिपाठी के घर के एड्रेस पर भेजने शुरू कर दिए। और जैसे ही वो लेटर राम त्रिपाठी को मिले तो उसने सोचा कि क्यों ना एक बार जाकर देखें कि आखिर क्या बीमारी है। तो फाइनली 20 अक्टूबर 1985 के दिन शिवा के पिता यानी कि राम त्रिपाठी अपने घर से सूट बूट पहनकर शहर से सीधा गांव में आए। यहां आकर सुमित्रा के परिवार वालों से मिले और बताया कि सुमित्रा अब तुम्हारी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी शिवा है। अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए शिवा के पिता राम त्रिपाठी अपने साथ शिवा की शादी की एल्बम साथ में लेकर आए थे, ताकि वह प्रूफ कर सके कि आखिर यह जो शिवा होने का क्लेम कर रही है वह सही भी है या नहीं। टोटल 15 लोगों को अच्छे तरीके से शिवा ने यानी कि सुमित्रा ने पहचान लिया और उसने अपनी ननद को भी पहचान लिया कि यह मेरी ननद है और इसी ने मेरे सर के ऊपर ईंट मारकर मेरी हत्या करी थी। इस पूरी घटना को इस दुनिया की सबसे ज्यादा सच्ची पुनर्जन्म की घटना माना जाता है। उसके बाद से राम त्रिपाठी सुमित्रा को अपने साथ अपनी बेटी शिवा बनाकर और सुमित्रा अपने पति को छोड़कर राम त्रिपाठी की बेटी बनकर राम त्रिपाठी के घर पर ही रहने लगी। ये चीज जैसे ही लोगों ने सुनी तो लोगों ने उस केस को वापस खोलने के लिए कहा कि क्या सच में शिवा की ननद ने ही शिवा की हत्या करी थी। अब क्योंकि सुमित्रा की यह जो बातें थीं वह कोर्ट में वैलिड नहीं हुए और फाइनली इस केस को वहीं पर क्लोज कर दिया गया। तो आपको यह सच्ची घटना की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।